एक बहुत सिंपल सा सवाल होता था बिटवीन फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक तो है, फिट तो है, तो तुझे क्या जरूरत है जिम जाने की? दैट्स बिकॉज आई थिंक इंडिया जो बदल रहा है, द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज कमिंग नाउ एंड द फ्यूचर कमिंग जनरेशंस, दे आर रियलाइजिंग इट दैट वी नीड टू स्टे फिट। हम लोग वर्ल्ड के यंगेस्ट देश हैं, बट हम लोग को जो चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली गड़बड़ किया हुआ था, चाहे वो इंडस्ट्री डायनामिक हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी हो, तो वहाँ से फिट पास शुरू हुआ था टू सिंपली मेक फिटनेस अफोर्डेबल एंड मेक कंज्यूमर द किंग। सरकार की बात सुनने की विकसित भारत होना है हमें 2047 तक, तो अगर ये सारा पॉपुलेशन बीमार हो जाएगा तो बीमार लोग दवाई खरीदते हैं, कंजम्पशन ड्राइव नहीं करते हैं, वो आईफोन नहीं खरीदेंगे, वो छुट्टियों पे नहीं जाते। तो आपको अगर इकॉनमी बनानी है $5 ट्रिलियन की, तो वो इट विल बी ड्रिवन बाय कंजम्पशन नॉट बाय सिकनेस। ये कैसा रहता है, कितना मुश्किल होता है? चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। 28% से 18% तक लाना, गेटिंग द गवर्नमेंट बॉडीज, डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड डिफरेंट पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू नो, वो कितना मुश्किल होता है। 2018 में जीएसटी आया था। हाँ, उस समय भी हम काफ़ी लड़े थे सरकार के साथ, क्योंकि उन लोगों उस समय जो पॉलिसी आई थी उसमें फिटनेस मेंबरशिप्स को 28% पर टैक्स कर दिया था कि वो लग्जरी और वैनिटी सर्विसेज है। मेरे को बहुत ज़्यादा जानने के मन है कि वो क्या एक पॉइंट है, वो क्या रीज़न रहा है which is so close to you to make this happen for everyone. Hi guys, this is RJ Swati and welcome to Red FM Game Changer with voices reshaping India's future. Our guest today is Akshay Verma, co-founder of FitPass, a movement spearheading change in the fitness industry by making it affordable and accessible to people, along with also championing the cause to totally change the GST structure on the fitness memberships from 18% to 5% or maybe completely get it exempted. Hi Akshay, welcome to Red FM Game Changers. Hi Swati, thank you very much for having me. So before we dive into the policy and the details, I think let's go back to where it all started from. What was the original idea behind finding FitPass, and what was your personal drive to, you know, get something like FitPass out there for the people? So we started 10 years ago, and there was no plan to start out individually, but I'd come back to India on a sabbatical. I used to work in London, and I'd come back on a sabbatical, and I had a year, and I used to play football for Delhi. I've been very active. I played cricket for Oxford University. So when I was back, I wanted to stay active, and however, every gym or every fitness center wanted you to pay for the whole year up front, and you wanted to pay 25,000-30,000 rupees, and they sort of hoped it won't come. हाँ, ये भी So, हाँ, तो एक लौती इंडस्ट्री लग रही थी ना, जिसमें पहले तो आप सारे पैसे दे दो, and then you're not the king. One industry where consumer was not king, right? Everywhere else in your consumption basket, मैं बाल कटवाता हूँ हर 3 हफ्ते, सेम हेयर ड्रेसर 20-25 साल से हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला अक्षय पूरे साल के पैसे दे दो और डिस्काउंट ले लो। यू पे एज यू गो, यू पे एज एंड व्हेन यू नीड योर सर्विस। आपके ग्रोसरी, लैंडलॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, कोई नहीं बोलता पूरे साल के पैसे दे दो, एक्सेप्ट वन इंडस्ट्री, एंड वन इंडस्ट्री जहाँ पे फिर आप लॉक इन हो जाते हो कि बिकॉज ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी यू आर लॉक्ड इन टू दैट सेंटर। आपको स्विमिंग करना है तो एक और सेंटर का मेंबरशिप लीजिए, वो भी साल का लीजिए। तो बहुत सारे बैरियर्स थे टू गेटिंग फिट, एंड ऑल्दो पर्सनल नीड था। हमारी को फाउंडर आरुषि वाज आल्सो माय सिस्टर, शी हैड हर ओन नीड्स एंड शी हैड टू मिक्स एंड मैच वर्कआउट्स, बिकॉज क्या होता है जब आप एक ही तरीके का वर्कआउट करते हैं तो योर बॉडी एस्टैब्लिशेस ए न्यू नॉर्मल इन 90 days, तो वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। अब उसको पता है कि आप योगा करते हैं तो बस उसके लिए वो न्यू नॉर्मल हो गया। तो यू हैव टू समटाइम मिक्स इट विद डांस, मे बी कार्डियो, मे बी स्ट्रेंथ, मे बी रनिंग, वट एवर। तो आपको 2-3 मेंबरशिप चाहिए। तो ये तो अगर आपको 60-70 हज़ार, 1 लाख रुपए देना है साल का जस्ट टू स्टे फिट एंड जस्ट टू बी हेल्दी फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, तो इट इज़ अनअफोर्डेबल। तो एक ये प्रॉब्लम थी कि आपको खाना मिल रहा था 100 रुपये में, घर पे पहुंचाया जा रहा था, बट फिटनेस नहीं मिल रही थी। तो वो सॉल्व करना था। बिकॉज 2015 में और आज भी हम लोग वर्ल्ड के यंगेस्ट देश हैं, बट हम लोग को जो चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली गड़बड़ किया हुआ था, चाहे वो इंडस्ट्री डायनामिक हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी हो। तो वहाँ से फिटपास शुरू हुआ था टू सिंपली मेक फिटनेस अफोर्डेबल एंड मेक कंज्यूमर द किंग। That's a very cool point है। इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं कि फिटनेस में ही एक लौता है जब कस्टमर इज नॉट द किंग, बाकी सब जगह वी आर द किंग। आई एम जस्ट रियलाइज्ड। तो बाकी हर जगह आपके पास अनलिमिटेड चॉइस है, आप जो चीज़ जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। वही चीज़ हम फिटनेस में लेके आए कि एक मेंबरशिप जिससे आप कहीं भी वर्कआउट कर सकते हैं, कोई भी
तो जिम, योगा, पिलाटी, जुम्बा, क्राफ्ट मगा, क्रॉसफिट, मिक्स मार्शल आर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, जो चाहें घर के पास, ऑफिस के पास, हमारे 8,100 सेंटर्स के साथ पार्टनरशिप है। फिर न्यूट्रिशन, एआई कोचिंग, डॉक्टर कंसल्ट्स, सब कुछ आपको एक मेंबरशिप में है। This was the problem that you realized that was happening in 2015, and this is what we were trying to solve before you stumbled upon, getting the FitPass idea out there. Now, what was that point जहाँ पर आपको लगा कि चलो एक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बट एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सेकंड स्टेज है और एक सेकंड प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन FitPass देती है। तो व्हाट वाज दैट मोमेंट या वजह या पॉइंट आया जो आपकी लाइफ में वेर यू रियलाइज कि यार अफोर्डेबिलिटी तो ठीक है बट एक्सेसिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है? ये बहुत ही सही पॉइंट है। इसमें दो तरीके की चीज़ें हुई हमारे साथ। एक है अफोर्डेबिलिटी, पहला बैरियर था क्योंकि एक इंडस्ट्री को इक्विलिब्रियम आने में सप्लाई और डिमांड को मीट करने हैं। अभी इस इंडस्ट्री में क्या था, सप्लायर प्राइस सेट कर रहा था कि मेरे जिम या फिटनेस सेंटर का XYZ प्राइस है, वो सेट कर रहा था क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन रेट लो था, उसके पास मेंबर्स कम आते हैं, उसके पास जगह अगर 100 लोगों की है तो उसके पास 30 ही लोग हैं, तो उस 30 के आधार पे वो एक प्राइस सेट करता है। ये प्राइस डिमांड साइड माने कंज्यूमर के एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे के बाहर है, उसके कंजम्पशन बास्केट को आउट प्राइस कर रहा है। तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, इसलिए जिम्स भी सफ़र कर रहे थे। उनके रिन्यूअल रेट्स पुअर होते हैं, वो हर 3 साल में ओनरशिप बदल देते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ये शुरू बहुत अच्छे इंटेंट से होता है लेकिन चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग गलत है। तो अफोर्डेबल करना जरूरी था ताकि इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम आए। इक्विलिब्रियम आएगा तो जिम्स विल कंटिन्यू टू प्रॉफिट मोर, दे विल एक्सपैंड देमसेल्व्स फ्रॉम वन सेंटर टू मेनी सेंटर्स। सेकेंड था एक्सेस। एक्सेस में क्या रिस्ट्रिक्शन था, कस्टमर को चूज करना है कि मैं एक ही जगह जा सकता हूँ। तो घर, हम बहुत ही मेहनती देश है, हम सैटरडे को भी काम करते हैं, तो अब घर के पास ले कि ऑफिस के पास ले, एक बहुत बड़ा सवाल है ये बड़ा सत्यापित सवाल में कि जिम की मेंबरशिप कौन से वाले एरिया के पास लेनी है, दफ्तर के पास वाला या 2 घंटे ट्रैवल करके घर तो जाके? मैं चाहता भी हूँ, मेरा हाई इंटेंट भी है, बट मैं एक्सेस किसको करूँ, मैं सवाल में रुक जाता हूँ। सेकंड होता है क्या फॉर्मेट, क्या मैं स्ट्रेंथ ही करूँगा पूरे साल या कभी मुझे क्रॉसफिट करना है, कभी किक बॉक्सिंग करना है, तो मैं फॉर्मेट डिसीजन पे भी रुक जाता हूँ। तो मेरे इतने बैरियर्स थे टू एक्सेस। उसके बाद है कि एक माइंडसेट प्रॉब्लम था। 2015 में ना इंडिया रोटी कपड़ा मकान सॉल्व कर रहा था, एंड लिटरली, मतलब आप सोचेंगे तो आज हमारे पास बड़े फूड टेक प्लेयर्स हैं, 2015 में ये बड़े नहीं थे। उस समय बहुत ऐसे और नाम थे जो अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं। Oh true, so many delivery apps have just gone. ठीक है, तो उस समय आपके पास जोमेटो, स्विगी तो थे ही, बट फूड पैंडा, टाइनी आउल, फास्ट हो, जैसे बहुत हाँ ऐसे बहुत सारे नाम थे। फिर आप कपड़ा में आपके पास मिंत्रा, जबोंग, ऐसे और कुछ थे। मकान में आपको मकान, कॉमन फ्लोर, हाउसिंग, 99 एकर्स, मैजिक फ्लोर, कॉमन ब्रिक्स। ठीक है, तो इंडिया 2015 में वो सॉल्व कर रहा था। और एक फिटपास था जो बोल रहा था फिट हो जाओ। उस समय ओला उबर इतने बड़े नहीं हुए थे। करेक्ट, टाइमिंग नहीं मैच हो रही थी। टाइमिंग नहीं मैच हो रही थी, लेकिन नीड थी। क्योंकि अगर हम यंग देश थे और डेमोग्राफिक डिविडेंड इज व्हाट वी वेरी प्राउड ऑफ, हम हर ग्लोबल स्टेज पे बोलते हैं कि द डिमांड इज गोइंग टू कम फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज गोइंग टू प्रोपेल द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टोरी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को बचाएंगे नहीं तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं ना, डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन जाएगी। करेक्ट। तो थीसिस हमारी हमेशा से ये थी, बट वी वर सॉल्विंग इन अ डिफरेंट मार्केट, एंड उस मार्केट में टू ब्रिंग बिहेवियर चेंज, ठीक है, कंज्यूमर के माइंडसेट में प्रायोरिटाइज कराना। कुछ ऐसा नहीं था किसी से पूछो, बोलोगे डू यू वांट टू बी अनहेल्दी, कोई नहीं बोलेगा हाँ, बट हाउ टू गो अबाउट इट, तो ज्ञान बहुत लोग दे रहे थे लेकिन सॉल्व कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, सबको पता था, आपकी नानी दादी भी बोलती होंगी एक्सरसाइज कर लो, आपके क्लास 4 के टेक्स्ट बुक में लिखा होगा हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग, ठीक है, बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट, ये सब आपको बताया जा रहा है, बट कैसे करें कोई सॉल्व नहीं कर रहा था, तो हम लोग सॉल्व करने निकले। So that is where the accessibility part came in. Now, we were just talking about how India is the youngest nation. We are very proud of that fact. हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम भी forget नेता, we also go with friends and somewhere abroad या कोई रिश्तेदार बाहर होते हैं तो we tell them अरे यहाँ आ जाओ वापस, we're the youngest country and यही है सब कुछ, we are going to be leading the economic boom. Now, but there's a paradox when it comes to our health and fitness. क्योंकि हम यंगेस्ट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बीमार भी हैं, द नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज बाय द शेयर नंबर्स जो हमारी कंट्री में है, तो अगर डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल कोमोर्बिडिटीज है तो बहुत ज्यादा है। तो हाउ डू यू सी दिस पैराडॉक्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड द रिलेशनशिप ऑफ द इंडियंस विद हेल्थ एंड फिटनेस? इससे ज्यादा चौंकने वाली बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा हैरानी वाली बात क्या हो सकती है कि आप यंगेस्ट पॉपुलेशन हो बट आपको सभी वो खिताब मिले हुए हैं। आप डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड,
ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आप वो सब हो, बट रियलिटी है 2/3 ऑफ द कंट्री इज बिलो 35, राइट? वो अभी बीमार नहीं हुए हैं, बट तो आप क्या वेट कर रहे हो कि वो बीमार हो जाए? तो आपके पास आज एक चॉइस है कि टुडे योर मीडियन एज इज 28.8, 29 ईयर्स। 10 साल में, या चलिए अगर हम सरकार की बात सुन रहे हैं कि विकसित भारत होना है हमें 2047 टू 2047 तक, 47 तक, हाँ। तो आज से 22 साल में तो एवरेज एज तो बढ़ेगी, तो अब 35 पार हो जाएगा एवरेज एज हमारे देश का, और वही पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी कमांड कर रहा है ये सारे खिताब। तो अगर ये सारा पॉपुलेशन बीमार हो जाएगा, तो बीमार लोग दवाई खरीदते हैं, कंजम्पशन ड्राइव नहीं करते हैं, वो आईफोन नहीं खरीदेंगे, वो छुट्टियों पे नहीं जाते। तो आपको अगर इकोनॉमी बनानी है $5 ट्रिलियन की, तो वो इट विल बी ड्रिवन बाय कंजम्पशन, नॉट बाय सिकनेस। But this is such a, I can just see the future. It's like that. जैसे हम बाकी देशों को देख रहे हैं right now, वो aging countries and the problems they're facing. It's right there in front of us, I think. Yeah. It's a wake-up call, I think, to understand what you're saying, how much sense it makes. कि ये वाली productive generation आगे जाके बीमार होके liability ना बने. Correct. जिसमें हम फिर shelters या insurance या अस्पताल या क्या ढूंढ रहे हैं. एंड एक चीज़ जो इंडिया में क्लियर है कि हमारे पास उतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम एक बीमार आबादी को केटर कर लें। Absolutely not. तो द ओनली वे टू डू दिस इज टू प्रिवेंट सिकनेस। Now, talking about the health, and in 2015, you were saying it was a struggle. लोगों को ये बताना कि health को prioritize कर लो और कैसे करो. But I think COVID happened, and then हमने देखा लोग तो 2-2 फ्लोर ऊपर भी अपनी साइकिलें लेके जा रहे हैं क्योंकि वो खाली बैठे हैं, तो अब क्या करना है. नए नए शौक पाले लोगों ने, जिसमें से आउट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इन द किचन, दे ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट्स गोइंग आउटसाइड. तो चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, स्केटिंग हो, साइकिलिंग हो, लोगों ने हमने बदलाव देखा. नाउ when this pandemic happened, a lot of people also realized, the comorbidities were taking away the lives of people जो बच सकते थे. And youngsters जिनको बोला जा रहा था कि कोविड से ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, the youngsters who lost their lives, the youth that lost their lives was majorly because they also had an underlying condition. Yeah. So now what is the kind of shift in physical fitness and health you've seen post-pandemic? Because you've also spent now considerable time with FitPass. 2015 and 2020 COVID struck. So what is that shift that you see now, which is clearly evident? I think COVID helped everybody take a pause. It was a very difficult time for me personally, for the country, for everybody I know. But I think it also allowed people pause to reprioritize and rebalance themselves. There is nobody who did not know that health is important. मैंने हमारे ग्रंथों से लेके गौतम बुद्ध, कोई भी आप किसी भी तजुर्बेदार आदमी से बात कर लेंगे, सब आपको बोलेंगे कि फाइनली इट इज हेल्थ इज वेल्थ, एकदम स्टैंडर्ड. हाउएवर आई थिंक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 91 के बाद हम लोग एक होड़ में लग गए थे जिसमें एवरीबडी वाज ट्राइंग टू accumulate wealth and social mobility became a big factor. However, I think our grandparents' generation led more balanced lives. True. So I think COVID gave everyone pause to reprioritize. After that, I think what happened, or during that what happened was, all these comorbidities so it didn't matter how much money you had, what title you commanded in society, the doctor would ask you, comorbidity hai ki nahi? Kya thi comorbidity? Preventable lifestyle diseases, right? Obesity, diabetes, hypertension. Preventable by what? By exercise and nutrition. तो अभी भी इंडिया में 63% डेथ्स जो हो रहे हैं यंग लोगों में and overall are because of non-communicable diseases. Most of them are preventable by exercise and nutrition. तो हमारे देश में जो कहर है वो एक्चुअली प्रिवेंटेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस का है. जो साइलेंट किलर है वो एक्चुअली ये है. Crazy. The paradox of this is crazy. करेक्ट. तो आई थिंक कोविड के बाद लोगों को ये बात समझ आ गई. एंड अगर आप कोविड लॉकडाउन भी याद करेंगे तो सब तो बीमार नहीं पड़ रहे थे. जो लोग बीमार पड़ रहे थे उनके लिए ट्रीटमेंट था, बट जो लोग मेजर पॉपुलेशन डिड नॉट फॉल सिक. तो व्हाट वर दे डूइंग? वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे घर पे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे घर पे, दे वर ईटिंग बेटर. एंड आई थिंक वो फेज में लोगों को समझ आ गया कि ये इंपॉर्टेंट, और उनको ही नहीं सरकार को भी समझ आ गया. बिकॉज हम लोग की एक पहल थी विद द गवर्नमेंट कि इंश्योरेंस में, अभी हेल्थ इंश्योरेंस का क्या मतलब था? हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब था कि अस्पताल के एक्सपेंसेस देने में आपको हेल्प कर देगा, आपके हेल्थ से उसका कोई लेना देना नहीं था. इट डिड नॉट केयर वेदर यू बिकेम बेटर और योर हेल्थ बेसलाइन इम्प्रूव्ड और नॉट.
वो केवल आपके अस्पताल के एक्सपेंसेस, वो भी अगर आप 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होंगे, इतने बीमार होंगे तो ठीक है, तो उसमें हेल्थ नहीं बोलना चाहिए था। ये हम बार बार बोल रहे थे सरकार को। आई थिंक कोविड में सरकार को ये बात समझ आ गई कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड बचाना है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि देश बीमार पड़ जाए तो हम संभाल लें, करेक्ट। तो उन्होंने एक रेगुलेशन लाया 2020 सितंबर में, लॉकडाउन के बीच में, कि हेल्थ इंश्योरेंस विल कवर एक्सेस टू फिटनेस मेंबरशिप्स एंड सर्विसेज। That was led by you? यस, सिंगल हैंडेडली। That's interesting because as much as हम लोग जो फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि उनके लिए पॉलिसीज क्या चल रही हैं। हमें भी तभी पता चलता है जब हम बीमार हो जाते हैं। वी हैव नेवर बॉदर्ड बिकॉज मैंने कभी उस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस बीमार होने के बाद क्यों हो, सिकनेस इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ पे तो फिर मेरी हेल्थ के लिए कुछ होना चाहिए। व्हाट अ वैलिड पॉइंट, बट कैन वी गो इनटू अ लिटिल बिट इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ this particular point became a pain point for you to take up and get the change happen in that policy? तो एक्चुअली ये शुरू हुआ था जब 2017 में लेट श्री अरुण जेटली जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। ही हैड कॉल्ड अस फॉर प्री बजट कंसल्टेशंस, जब इंडस्ट्री कंसल्टेशन होते हैं बिफोर द बजट कम्स। करेक्ट। तो उस समय उनका पूरा टीम था, व्हेन आई वेंट एंड रिप्रेजेंटेड। तो उस समय इनकम टैक्स में एक प्रोविजन था कि अगर आप दवाई खरीदते हैं तो आप उसको अपने इनकम टैक्स के इनकम से उसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उन सबको उनके सामने बात रखी कि ये तो परवर्स इंसेंटिव है देश के लिए। आप बोल रहे हैं बीमार हो जाइए, दवाई खरीदिए और टैक्स बचा लीजिए, जबकि इंसेंटिव होना चाहिए था प्लीज बी फिट, प्लीज कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली टू द इकोनॉमी एंड देन सेव टैक्स। और आदमी या तो बीमार होगा या सेहतमंद रहेगा, तो एक्सचेकर को कोई कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ता है। ये बात उन लोगों को बहुत पसंद आई। Oh my God. और 2018 के बजट में पहली बार द वर्ड फिटनेस इंडियन नेशनल बजट में यूज हुआ और उसके लिए कुछ फंड्स एलोकेट हुए। हाउएवर वो बस एक पहल थी। उसके बाद हम चाहते थे कि इस पे लोगों को इंसेंटिवाइज करना था, क्योंकि जब आपको बिहेवियर चेंज करना होता है पूरे सोसाइटी का, बहुत एजेस लगते हैं। एजेस भी लगते हैं, और उसमें हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट इज अ मेजर स्टेक होल्डर। तो यू हैव टू ब्रिंग गवर्नमेंट टू एनेबल सच बिहेवियर चेंज। तो हम चाहते थे कि ये इनकम टैक्स में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स एग्जेम्पशन है, आप डिडक्ट कर सकते हैं 80D में, हम चाहते थे फिटनेस को भी डाल दीजिए। वहाँ से ये बात शुरू हुई। फिर हमने बहुत सारे पायलट्स किए भारत सरकार के साथ, IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू प्रूव इंश्योरेंस में एक प्रॉब्लम थी कि पेनिट्रेशन नहीं बढ़ता था, है ना, 4% पे बोले जा रहे थे। क्यों नहीं बढ़ता था? क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं था। क्यों अफोर्डेबल नहीं था? क्योंकि आप वो बेचते थे डरा के, है ना, कि आप रोड पे आ जाएंगे, आपकी फैमिली का कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। और आपका देश क्या था? यंग। वो एस्पिरेशनल था, वो चाहता था 2 बेडरूम से 4 बेडरूम जाना, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर जाना, वो उसको अरमान देखने थे। इसमें जो आप डराते थे वो डरता नहीं था। तो कौन खरीदता था इंश्योरेंस? जो 35-36 का हो जाता था, जिसको ज़रूरत है। तो एंटी सिलेक्शन होता था, तो आपका पोर्टफोलियो खराब होता था। आप यंग इंडिया को तो ला ही नहीं पा रहे थे नेट में, क्योंकि यंग इंडिया बीमार नहीं था। करेक्ट। तो उसको चाहिए था सुविधा टू स्टे हेल्दी। ये बात जब हमने सरकार को 3 साल में समझाया, फिर कोविड भी हुआ, तो आई थिंक वो सब मिलजुल के फाइनली सरकार वोक अप एंड दिस पॉलिसी केम। एंड टुडे इन इंडिया आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, उसमें ये प्रावधान लगभग है। Wow, that's a learning. I mean, it's a new thing, something that I've learned. I think we all are in the ages we are now going to consider into buying insurance also. We all reach that stage. I think that's a great point. एंड उसी के बीच में ये भी हुआ था, 2018 में GST आया था। हाँ. उस समय भी हम काफी लड़े थे सरकार के साथ, क्योंकि उन लोगों उस समय जो पॉलिसी आई थी उसमें फिटनेस मेंबरशिप्स को 28% पर टैक्स कर दिया था, कि वो लग्जरी और वैनिटी सर्विसेज हैं। आपको बाकी सब कुछ कम पे था, जंक फूड ले लीजिए, रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, बट इसको 28% कर दिया। रीजनिंग दी गई थी कि क्योंकि उनमें AC होते हैं। बट देन हिंदुस्तान ऐसे ही है ना, हिंदुस्तान में बहुत टाइम तक तो हम लोग को लगता था कि ये दिल की बीमारी अमीर लोगों को होती है। वी आर सिंपल पीपल, वी आर लाइक रियली। तो ये 2018 में भी हम लड़े थे, 28 से हमने 18% GST करवाया था। वो और उसके बाद ये दूसरा इंश्योरेंस रेगुलेशन। तो हम सरकार के साथ ही कई बार एडवोकेट करते रहते हैं कि फिटनेस को अफोर्डेबल करना जरूरी है, क्योंकि देश की वो जरूरत है। Single-handedly, I think you're championing this cause, That means you really feel very passionately for it. मेरे को बहुत
ज्यादा जानने के मन है कि वो क्या एक पॉइंट है, वो क्या रीजन रहा है विच इज सो क्लोज टू यू टू मेक दिस हैपन फॉर एवरीवन। 1.4 बिलियन की आबादी के लिए अकेले क्यों निकले हो आप ये झंडा लेके? एक्चुअली एक शुरू तो पर्सनल नीड से हुआ था। मुझे हमेशा मेरा मन था इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का, वो हो नहीं पाया। तो टू सर्व द नेशन मेरा हमेशा से था। आप मेरे स्कूल के दोस्तों से पूछेंगे या कुछ भी करेंगे तो मुझे बहुत पैशन है अबाउट आवर नेशन। मैं विदेश रहा, मेरे कई दोस्त रहे, मैं एक लौता हूँ जो लौटा। मैंने कभी बाहर का पासपोर्ट नहीं लिया जबकि वो मेरे पास 2 बार उपलब्ध था। तो मुझे अपने देश से काफ़ी लगाव है। बट आई थिंक मोर देन दैट इट इज़ ऑल्सो कि अगर हमारे देश का ब्राइट फ्यूचर होना है तो अगर हमारी आबादी बीमार हो गई तो वो कभी नहीं होगा। तो अगर अब मेरा बेटा है, अगर उसके लिए ये देश रहना है, उसके आगे पीढ़ियां चलनी है, तो जो ये बात हम बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट दिस जनरेशन, राइट? वट एवर चेंज द गवर्नमेंट ब्रिंग्स नाउ एंड वट एवर वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर, इफ दैट हैपन्स देन इट विल हेल्प एवरी जनरेशन टू कम। एंड ये बात केवल मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आज तो सरकार भी बोल रही है। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी लाल किला से बोला कि उनके पास फिट इंडिया मूवमेंट है, खेलो इंडिया मूवमेंट है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, एंटी ओबेसिटी मिशन उन्होंने ड्राइव कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए जो चाहिए उस पर 18% जीएसटी है। But you know, it's very important that there are people like you who've come back, because if the generation which is now going to fuel the change for the country does not come back and pinpoint इतनी simple चीज जो I think सबकी आंखों के आगे थी, जैसे कि आपने point बताया, and you got the first policy change to happen, 28 से 18 लाए हैं, और अब जो 18 से 5 की लड़ाई है या 5 से 0 की लड़ाई है, बट कहीं पे मतलब आई डोंट नो विद सरकार डू यू हैव टू सेटल डाउन या 0 पे मान जाएंगे? क्या लगता है आपको? मतलब मुझे लगता है मेरी नहीं सुनेंगे तो प्रधानमंत्री जी की तो सुनेंगे, वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो अगर वो सबको बोल रहे हैं कि आप फिट हो जाइए, फिटनेस मस्ट बिकम अ नेशनल इम्पेरेटिव, उन्होंने मन की बात पे कई बार बोल दिया, तो आई होप कि जीएसटी काउंसिल ये बात सुने। एंड कई सारे रैशनल हैं। आज अनहेल्दी रहना 5% जीएसटी टैक्स में आता है, चाहे मैं बर्गर खाना चाहूँ, जंक फूड खाना चाहूँ, पिज्ज़ा खाना चाहूँ, वो 5% है। तो हेल्दी रहना 18% क्यों? कम से कम दोनों को बराबर ही कर दीजिए। अगर आपको लगता है, कम से कम मुझे चॉइस तो दीजिए। आज तो आप मुझे चॉइस छीन रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस तो दीजिए, वेदर आई वांट टू बी हेल्दी और आई वांट टू बी अनहेल्दी। तो और हेल्थ केयर हम लोग के लिए काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड एक नेशनल इम्पेरेटिव है। बट वो सब है जब आप मुझे मजबूर और बीमार कर दें उसके बाद। हेल्थ केयर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक्स पे कोई जीएसटी नहीं लगता। एंड ये बात एकदम सही है कि अगर मैं बीमार हूँ तो हमें मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, हमारे सिटीजन्स को मिलना चाहिए, एकदम करेक्ट। बट केवल क्योरेटिव को क्यों, प्रिवेंटिव को क्यों नहीं? क्योंकि ये मतलब ये बात हम सब जानते हैं कि वक्त का 1 टाका बेवक्त के 100 टाकों से बढ़कर होता है। वाओ, ये मैंने पहली बार हिंदी में सुना है मुहावरा, A stitch in time saves 9। बट एक और है मेरे पास, मेरे घर में मेरे दादा नानी वगैरह, मेरी मम्मी बोलती हैं अब तो कि जब चने थे तब, जब दांत थे तब चने नहीं थे खाने को, अब चने हैं तो दांत नहीं है चबाने को। बट ये कितना एप्ट है सिचुएशन के लिए कि आप अभी जब इंडिया बीमार नहीं है और हम लोग इतनी तेजी से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है, अगर हमें ये कायम रखना है तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ को एक पैरिटी तो दे दीजिए। वेरी ट्रू। नहीं, आई लाइक दैट पॉइंट कि अगर मैं 5% में बीमार हो सकती हूँ जंक खा के, तो मुझे उतने में फिट होने का भी हक तो दे दो कम से कम। और या मैं अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हूँ, आपका पूरा हेल्थ केयर प्रणाली इसलिए है कि मैं बीमार हो गया तो मैं वापस हेल्दी हो जाऊं, तो उस पर जीएसटी एग्जेम्पशन। बट अगर मैं खुद प्रोएक्टिवली अपने आप को स्वस्थ रखना चाहूँ और रोज देश के बढ़ोतरी में भागीदार बनना चाहूँ, रोज प्रोडक्टिव होना चाहूँ, तो उस पर मैं टैक्स दूं। जबकि मैं तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, बताइए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट इंश्योरेंस एंड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, दिस इज क्रेजी। बट नाउ द मोर आई थिंक, द मोर सेंस इट मेक्स एंड द मोर आई वांट टू आल्सो गो आउट एंड जस्ट शाउट ऑन टॉप ऑफ माय लंग्स दैट ये बहुत लॉजिकल है, इसको करो। आई थिंक इसीलिए हम लोग ने जब पहल किया तो सरकार ने हमारी बात सुन ली। यूजुअली एडवोकेसी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रू, ठीक है, टेक्स अ लॉट ऑफ रिसोर्स। बट आई थिंक जो बात हम बोल रहे हैं वो इतना इंट्यूटिव है और इतना कॉमन सेंसिकल है कि कोई इसको ये नहीं बोल सकता कि नहीं, हम देश को स्वस्थ नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा युवा देश बीमार हो जाए, फिर आप जाइएगा आयुष्मान लेने सर्विसेज। तो आई थिंक बस ये बात पहुंचाने की देर है। ट्रू, आई थिंक
And So this is the reason I want to ask, you've often said ये जो 18 से आप जीरो की तरफ एम कर रहे हो for the fitness membership GST का, you say it's a policy nudge, right, with outsized returns. Could you elaborate a little on that so that fiscally भी हमें पता चले कि कैसे देश की GDP में contribution आएगा बहुत ज़्यादा? Because at the end of the day, this is all we need to convince the higher ups, the authorities. इसमें मैं फिर कोट द प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी रेडफोर्ड से उन्होंने बोला कि इस दिवाली के पहले वो इस देश को एक तोहफा देना चाहते हैं जिसमें जीएसटी रिविजन्स होंगे. तो आई थिंक जीएसटी काउंसिल के पास एक ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्ण अवसर है कि इस युवा देश को एक ऐसा तोहफा दे दें जिसमें कि एक चीज़ जो उनकी रोज़मर्रे की रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है, उसको वो भी एसेंशियल ट्रीट कर लें. तो प्रधानमंत्री की बात भी सुन लें और युवा देश की बात भी सुन लें. एंड उसके 2-3 लाभ हैं. लैंडसेट का एक स्टडी आया कि इफ़ इंडिया बिकम्स एक्टिव, आज 1 in 2 इंडियंस आर इनएक्टिव, मतलब लेस देन जो WHO रेकमेंड करता है, तो आधा देश आपका इनएक्टिव है. याद करिए 2/3 देश अंडर 35 है, आधा देश इनएक्टिव है. ठीक है, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि वो फिजिकली एक्टिव हो जाए. तो फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब इसी के लिए तो है. आप ओलंपिक गोल्ड लाना चाहते हैं, राइट? तो ये सब के लिए आपको इन सबको एक्टिव करना है. इसके लिए जीएसटी काउंसिल को ये बात समझनी है कि ये रोज़मर्रा एसेंशियल सर्विस को आप जीएसटी को अगर कम कर दें एंड लोग एक्टिव हो जाएं, तो लैंडसेट के अकॉर्डिंग 15 लाख करोड़, प्लीज़ ये नंबर समझिए, 15 लाख करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे जीरोज हैं. इतना एनुअली हर साल इंडिया अपने जीडीपी में ऐड करता है सिंपली बाय बिकमिंग एक्टिव. और ये उनका मिनिमम एस्टिमेट है. क्या ये 30 लाख करोड़ हो सकता है? क्या ये 45 लाख करोड़ हो सकता है? हाँ, ये एक फ़ायदा है टू द इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को. तो पर्सनली तो मुझे फ़ायदा है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरा परिवार खुश है, अनटाइमली डेथ से आप बच रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप बच रहे हैं, हेल्थ, मेंटल वेलबींग, एवरीथिंग, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्रेशर ऑन द इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर घट रहा है, प्लस जीडीपी को वृद्धि मिल रही है. विन-विन सिचुएशन. एग्जैक्टली. तो ये पॉइंट है कि एक इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा हो सकता है. तो देश की खुशहाली, देश की अर्थव्यवस्था एंड पर्सनल विन. तो देयर इज़ नोबडी who would not like to participate in contributing to the economy's growth. Very true. और मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि केवल स्पोर्ट्स की बात नहीं है. व्हाट अबाउट जो लोग हमारे एनडीए के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, या इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, होम गार्ड, पुलिस सर्विसेज, ये सब बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं. ये सब बच्चे राइट न्यूट्रिशन काउंसलिंग खोज रहे हैं. और ये सब बच्चों के लिए 18% जीएसटी लागू है. तो अगर हम चाहते हैं कि जो आज सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया, हम, तो वो सब बच्चों को अपने आप इतनी महंगाई सफ़र करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं. तो उन सब के लिए ये अफोर्डेबल हो जाता है हर लेवल पर. अगर आप 18% से जीएसटी घटा के 0% ले आते हैं तो अक्षय, ये बहुत ही अच्छा एक व्यू जो दिया आपने, पिक्चर जो बताई है, लार्जर पिक्चर, ये कभी हमारे दिमाग में आई नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने लेवल पे एक फिटनेस जिम मेंबरशिप सोचते हैं. बट पूरे देश के लिए जिस तरीके से इम्पैक्ट आपने जो बताया है, my God, because I know this for a fact. My dad comes from the village into the Indian Army, and I have my driver's brother is now preparing for the army. हमने तो हमेशा गांव के पगडंडियों पे दौड़ते ही देखे हैं. एग्जैक्टली. या रोड पे दौड़ते देखे हैं. हमने तो कभी उनको किसी तरीके की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग या कहीं जाते देखा ही नहीं है. और अब आप सोचिए, अगर ये थोड़े बेटर ट्रेन होकर आर्मी ज्वाइन करें, कितनी मेहनत लग रही है आफ्टर यू ज्वाइन. मैं भी मेरे गांव में अगर आप बच्चों को देखेंगे, उन सबको पता है 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में. हाँ. उसके बाद आपको अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, लोग मेडिकल में रिजेक्ट हो जा रहे हैं, 3-3 बार अपेयर कर रहे हैं, उनको पता नहीं है ट्रेन कैसे करना है, और क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं ये भी नहीं पता चल पा रहा है. तो जब आपको ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, तो वो इतना महंगा है कि उनको वो उपलब्ध नहीं है. तो वो उपलब्ध तभी हो पाएगा ना जब उसकी महंगाई, उसको स्ट्रक्चरली आप सपोर्ट करेंगे.
very very strong point I think for this to happen. I think fingers crossed Yeah, ये हो जाना चाहिए. मेरा टाइम आ रहा है मेरी जिम की मेंबरशिप रिन्यू कराने का. I'm waiting this happens because you really have to pay through your nose, you know, and it pinches. Yes. Then it really pinches. Now, if we are considering, actually, the government is considering, you know, GST relief on insurance to reduce financial risk. What's the parallel for reducing the health risk? अगर ये explain करें आप हमारे लिए तो. मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है. इनफैक्ट मैंने भी न्यूज़ में 2 दिन पहले पढ़ा कि द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, द GOM, जो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की कमेटी थी, उन लोगों ने रेकमेंड किया है भारत सरकार को कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे GST नील कर दिया जाए. हेल्थ केयर पे ऑलरेडी नील था. ये सारा फोकस है ऑन क्योरेटिव हेल्थ, बीमारी के बाद. व्हाट अबाउट बीमारी के पहले? बिकॉज मेजॉरिटी देश बीमार नहीं है और उसको बीमार नहीं होने देना चाहिए. तो क्योरेटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ में पैरिटी लाने की ज़रूरत है. फिटनेस मेंबरशिप्स, स्पोर्ट्स मेंबरशिप्स, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, इन सब को जो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको भी वही दर्जा मिलना चाहिए इन नेशन बिल्डिंग एंड इन ए सिटीजन्स लाइफ जो आप बीमारी के बाद देते हैं. Which is true. तो मेजर आर्ग्यूमेंट इस बात का यही है कि हेल्थ मीन्स बोथ प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव. तो या तो इन चीज़ों को हेल्थ केयर में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि आज फिटनेस आपने लग्जरी और वैनिटी में इंक्लूड किया हुआ है. आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, तभी तो 18% का GST है, क्योंकि आपको बोलते हैं कि या तो लग्जरी सर्विस है या वैनिटी सर्विस है. I'm for a second going to a salon, I get it, or a spa, I get it. Correct. But fitness तो और यही तो दुविधा है कि प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको ज़रूरत है कि सोच, एम्बिशन रिक्वायर्स एक्शन. तो आई थिंक वो ही मिसिंग है कि एक बार अगर हमारे GST काउंसिल ये बात समझ जाए और इस पर एक बार गौर करे, तो आई एम वेरी श्योर कि उनको समझ आ जाएगा कि इसकी क्यों ज़रूरत है और ये कितना आसान है टू डू. तो जो बात आप कह रहे हैं कि पहले ही हेल्दी रहे, और जो यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान्स एंड ऑल ऑफ दीज ट्रेनिंग, ये तो सारे तो अस्पताल में तो हम देते हैं. जब हम रिकवर हो रहे होते हैं तो हमको एक न्यूट्रिशनिस्ट आता है, बोलता है ये आपने अगले 1 महीना या 2 हफ्ते सर्जरी के बाद ये करना है. तो उस टाइम तो कोई जज नहीं करता. बट अगर आज की डेट में मैं बोलूँ मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ रही हूँ यार, तो एवरीबडी ऑल्सो लुक्स एट मी ऑल्सो लाइक अच्छा बहुत पैसे आ रहे हैं तेरे पास. सो ये इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है एक्चुअली, कि अगर आप अस्पताल में उसी न्यूट्रिशनिस्ट काउंसलर से या डाइटिशियन से एडवाइस लेते हैं तो उस पर GST एग्जेम्पशन है. बट यदि आप उसी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से हॉस्पिटल एस्टैब्लिशमेंट या क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के बाहर बात करते हैं, चाहे इंडिविजुअली उनसे बात करें या हमारे जैसे मेंबरशिप से बात करें, तो उन पर 18% का GST है. माय तो कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है, सिंपली बिकॉज क्योरेटिव हेल्थ को काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है आज तक, which was important as we were a developing nation growing. But now as we are moving towards, we're already the 3rd largest economy, we're propelling ourselves to become the 2nd largest or maybe the largest before I die. In my we all lifetime. are aiming for to In my get that lifetime. India. So in that journey, you need people to focus on preventing themselves from falling ill also. So now that needs to come under the ambit of health. Health needs to mean both prevention and cure. No, this is actually wildly logical because I remember हमारे घरों में भी जब हम वर्कआउट्स करना शुरू किया हम लोगों ने, एक बहुत सिंपल सा सवाल होता था between friends and parents also, ठीक तो है, फिट तो है, तो तुझे क्या जरूरत है जिम जाने की? That's because I think India जो बदल रहा है, the next generation that is coming now and the future coming generations, they're realizing it that we need to stay fit Yes. and not fall sick, because we have seen that with our parents, our grandparents, the crushing bills, you know, which is what we are trying to now avoid with us also. And अब तो हम अपने parents को भी push कर रहे हैं to join and work out and do, you know, different kinds of physical exercises. ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब हम पिछले 79 इयर्स हम ग्रो कर रहे थे, तो हमारा फोकस था लाइफ स्पैन कि एवरेज लाइफ स्पैन क्या है मेल्स की, फीमेल्स की, तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे थे. अब जब हम एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना होगा. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए तो आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन नॉट वेट कि मैं पहले सेहत गवा दूँ, बेड़ा गर्क कर लूँ, उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि मैं अपना बेस्ट सेल्फ बन जाऊँ.
वो तो यू हैव टू फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो आज कॉन्वर्सेशन लाइफ स्पैन की नहीं, हेल्थ स्पैन की है कि एज वी एज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, कैन आई फंक्शन इंडिपेंडेंटली, क्या मैं बाथरूम अपने आप जा सकता हूँ, क्या मैं ग्रोसरी अपने आप खरीद सकता हूँ, क्या मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको ये सब सर्विसेज को हेल्थ में लाना ही पड़ेगा। No, that's very important. That makes a lot of sense because that's what a lot of youngsters now, even who are there at 15, 16 and now 18 post-pandemic have realized. And sabhi we see that shift also in the fitness aspirations of a youngster in our country also now. वही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि लोग भी समझ रहे हैं, भारत सरकार भी समझ रही है, बस एक्शन में थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट है, उसको अलाइन कराना है। तो आप तो 2 बार ये एक्शन ले चुके हो, देखो you've got the 28 to 18. एक्शन हमने नहीं लिया, एक्शन तो भारत सरकार ने लिया। Okay, he's got me on a technicality here. चलो आपने लॉ भी करा and then it happened, right? You were one of those catalysts who made it happen. Let's talk it like that. ये कैसा रहता है, कितना मुश्किल होता है? चलो let's talk about that. 28% से 18% तक लाना, getting the government bodies, different ministers and different people to make them understand, you know, वो कितना मुश्किल होता है। सोसाइटी का तो चलो एक मेंटल शिफ्ट करना एक मुश्किल होता है, गवर्नमेंट जब लॉ बना देगी तो वो शिफ्ट हो जाता है धीरे धीरे, बट टू गेट द पॉलिसी एंड द लॉ मेकर्स एंड द स्टेक होल्डर्स, उनको कन्विंस करना, आप ये कर चुके हो, कर भी रहे हो दोबारा? हाँ, हमने 2 बार किया। How was that journey? आई थिंक गवर्नमेंट हमारी काफी पार्टिसिपेटिव है, वो सुनती हैं। क्या ये प्राथमिकता होती है हर बार? मे बी नॉट। क्या ये आज प्राथमिकता है? हाँ। तो क्या ये 2018 में 20 में हमें सेम सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस मिल रहा था? नहीं। तो उस वक्त हमें लगे रहना था, हमें बार बार, क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट्स और हमारी रिक्वेस्ट इतनी इंट्यूटिव और इतनी कॉमन सेंसिकल थी कि कोई ना नहीं बोलता था। लेकिन उसको नेशनल एजेंडा पे कैसे लाए, उसके लिए सबको एक जरिया चाहिए था। आज वो जरिया तो प्रधानमंत्री स्वयं है। आज तो वही बोल रहे हैं कि फिट इंडिया, ईट राइट इंडिया, खेलो इंडिया, एंटी ओबेसिटी मूवमेंट, आज तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो सबसे बड़े भागीदार तो अक्षय वर्मा के प्रधानमंत्री हैं आज। तो अब तो बस हम दोनों यही चाहते हैं कि जिन लोगों के हाथ में ये पावर है टू रिव्यू दिस पॉलिसी, दे मे प्लीज रिव्यू दिस पॉलिसी एंड अलाइन द नेशनल मिशन टू नेशनल एक्शन। तो अक्षय, मूड चेंज लग रहा है इस बार? हम उम्मीद कर रहे हैं, हम पहल कर सकते हैं, हम अनुरोध कर सकते हैं, एंड हम वो करते रहेंगे जब तक होगा नहीं, बिकॉज मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये होना ही है। और अगर प्रधानमंत्री इस दिवाली के पहले ये तोहफा देना चाहते हैं तो हमारे युवा देश को युवा रहने की शक्ति वो प्लीज प्रदान कर दें। This will be the perfect Diwali gift. I'll go into my Diwali sweets guilt free because I know कि मैं कम जेब में होल करे, छोटा होल करके मैं कुछ कर पाऊंगी अपनी हेल्थ के लिए। और एक और पॉइंट है ना, दिवाली क्या होता है? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। Oh, true. राइट? तो इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता है? This is so beautifully put, I think. अब एक बात बताओ, आपकी फाइट जो थी कि पहले तो मैं ये बता दूं कि फिटनेस सबके लिए है, लग्जरी नहीं है, वैनिटी नहीं है, ये आपने स्टेक होल्डर्स को तो समझाने में काफी टाइम लगा दिया और सक्सेसफुल हो गए हो आप। आई थिंक द गवर्नमेंट पीपल, द पॉलिसी मेकर्स हैव अंडरस्टूड, राइट, दैट फिटनेस जो है वो लग्जरी नहीं है। अब पर्सनल आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। एज अ को फाउंडर फॉर फिटपास, 2015 की बात करें, उन कोविड से पहले है, यू कम फ्रॉम अब्रॉड एंड यू नो विद अ न्यू बिजनेस आइडिया कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। लोगों को कैसे कन्विंस किया आपने कि यार ये लग्जरी नहीं है, सब आ जाओ, आप लोग के भले के लिए कर रहा हूँ? जनता में ये जो आप क्रांति लेकर आए हो, इसमें कितनी मेहनत लगी, कितना एड़ी चोटी का जोर लगा? मतलब 10 साल की कहानी में 10 सेकंड में तो नहीं बता सकता हूँ, बट आई थिंक इंडिया में टू बी सक्सेसफुल एक कॉमन ट्रेड जो चाहिए वो है परसिवियरेंस। आपको लगे रहना पड़ता है, क्योंकि बदलाव आता है, लेकिन आप जब प्रूव करते हो उसके बाद, प्रूव करने में टाइम लगता है, एविडेंस गैदरिंग में टाइम लगता है, तो स्ट्रक्चरल चेंज लाने में हमें टाइम लगता है। आज हमें बहुत लोग बोलते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। हम बार बार बोलते हैं कि फर्स्ट वन इन द आर्मी गेट्स शॉट, फर्स्ट वन थ्रू द डोर गेट्स शॉट। तो एज द फर्स्ट मूवर हमें सब कुछ करना था। हमें सप्लाई को भी एजुकेट करना था, पहले जिम नेटवर्क को समझाना था कि वाई अ सोल्यूशन लाइक फिटपास इज बेनिफिशियल फॉर देम। वो होंगे तब तो हम होंगे, हम तो उनके ऊपर एक लेयर है जिसका फोकस है डिमांड साइड के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना और ज़्यादा डिमांड क्रिएट करना। तो पहले सप्लाई साइड का ट्रस्ट जीतना था। तो 2015 में जब किराने की दुकान और टैक्सीज को भी डिजिटल रेवोल्यूशन वहाँ पहुँच रहा था, जिम के पास तो कोई नहीं जा रहा था, तो हम गए। तो पहले जब हम जाते थे तो हमें बाउंसर मिलते थे, कुछ अगर जिम के मेंबर नहीं हो तो आप क्यों आए हो।
तो पहले हमें बाउंसर को समझाना पड़ता था कि हम क्या करना चाहते हैं, वो कन्विंस होते थे तो मैनेजर मिलते और वो कन्विंस होते थे तो जिनका जिम है बाबूजी वो मिलते थे। तो उस समय काफ़ी वक्त लगा हमें शुरू में जिम्स को समझाने में कि डिजिटल रेवोल्यूशन का क्या फ़ायदा है, पावर ऑफ इंटरनेट क्या है, अगर हम डिमांड एक्सपैंड करते हैं, एग्रीगेटेड डिमांड शेयर्ड इकोनॉमी मॉडल के थ्रू जैसे ऊबर ने किया, एयरबीएनबी ने किया, तो उनको कैसे उनका यूटिलाइजेशन रेट बढ़ता है, कैसे उनके प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। तो पहले ये इनका भरोसा हमें मिला। तो एक्चुअली ये रेवोल्यूशन के सबसे बड़े भागीदार हमारे अर्ली पार्टनर्स हैं जो आज तक हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हम पर भरोसा किया, तब तो हम कस्टमर पे एक सोल्यूशन लेकर आए। तो ये हुआ। इस तरफ कंज्यूमर के लिए क्योंकि हमने एक बुफे बना दिया, हमने उनको राजा बना दिया कि आपको जो करना है जैसे करना है। ये पहली बार हुआ था। आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको थाली मिल जाती है, लेकिन आप जब यही कॉन्सेप्ट फिटनेस पे लगाना चाहते थे तो ये नहीं था। अब सडनली आपके पास, आपके घर के पास इतने ऑप्शन हो गए थे। आप चाहे योगा करें, जिम करें, आप पिलाटिस करें, सबकी मेंबरशिप हो गई। दफ्तर के पास भी हो गई, घर के पास भी हो गई। तो 2015 में तो हम बस दिल्ली से शुरू हुए थे, आज हम 130 शहरों में हैं। बट उस समय आपको घर के पास, ऑफिस के पास एक बड़ा सोल्यूशन था। तो उनके लिए हमने दो चीज़ें की। एक, हमने उन्हें समझाया कि आपको साल के पैसे एक बार नहीं देने हमारे मॉडल में, आपको महीने के देने हैं। That is the biggest catch. Huge. I think. Yeah. It was huge because affordable और accessible बनाना हमारा मिशन है। हमारे दो कोर प्रिंसिपल हैं। एक, हमारी लाइन है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, बिकॉज इनएक्टिविटी किल्स मोर पीपल देन स्मोकिंग डज। स्मोकिंग के डब्बे पे तो लिखा आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सरकार ने बोल दिया है, ठीक है, कि लिख के दो, और मतलब वो सिन है। लेकिन एक्चुअली इनएक्टिविटी आप पर जल्दी क्रीप कर जाती है, और ये सारे साइलेंट किलर जो जिसको हम बोले जा रहे हैं वो सब इनएक्टिविटी का आउटकम है। Correct. तो एंड दूसरा, हम सबको समझाते हैं कि फिटनेस इज नॉट जीरो और ब्रैड पिट, राइट? कुछ लोगों को लगता है कि ये है कि सबको ब्रैड पिट ही बनना है, इसीलिए वर्ड होता है फिटनेस फ्रीक। Yeah. हम समझाते हैं एनी एक्टिविटी इज बेटर देन जीरो एक्टिविटी। जिस तरह आप सिप के बारे में सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, कंपाउंड हो जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही हेल्थ रिटर्न कंपाउंड करता है। आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा कंपाउंड होकर वापस आता है। तो ये दोनों बातें समझाने के लिए हमें लोगों को नेट में लाना था। तो जब हमने ये मंथली प्राइसिंग कर दी तो लोग आने लगे। पहली बार क्यों हमें आज हम 54% मार्केट कमांड करते हैं फिटनेस मेंबरशिप का, क्यों? क्योंकि हमने डिमांड एक्सपैंड कर दिया। तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर था, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए था और जिम नहीं खोलने थे, Because जो जिम गली गली में थे। हाँ, उनमें लोगों को पहुंचाना था, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। तो उस पे फोकस किया, कंज्यूमर को फ्रंट पे रख के कि उसको क्या जरूरत है, उसके लिए कैसे एक्सेसिबल होगा, अफोर्डेबल होगा, वो खुश होगा। तो जिम्स जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, वो तो अपने आप प्रॉस्पर करेगा। This answers my question of the shared access model कि कैसे वो जिम और पार्टनर्स जो यहाँ पे जिम पार्टनर्स हैं उनको उन्होंने बेनिफिट दिया। Anything else that you saw जो collaterally निकल कर आया पॉजिटिव आउटपुट ऑफ डूइंग दिस? प्रोबेबली आई थिंक कई चीज़ें हुई हमारे साथ। 2015 में हम शुरू हुए, बहुत बढ़िया कर रहे थे। 2016 में इंडिया डिमोनेटाइज हो गया। हम तो डिजिटल बिजनेस थे, हमें उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे जिम्स तो वो कैश फर्स्ट बिजनेस थे। तो उस समय उनको काफ़ी तकलीफ हुई। उस समय हमने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, जिसका फल हमें बाद में मिला जब वो उनको हमने हेल्प किया दोबारा खड़े होने में, तो उनका हमें सपोर्ट मिला। इंडिया में ट्रस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस। एंड आपको, हम जैसे बिजनेस में जो शेयर्ड इकोनॉमी, आपको दोनों साइड का ट्रस्ट चाहिए, अपने पार्टनर्स का भी और अपने कस्टमर्स का भी, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में हो, राइट? उसके बाद 2018 में जब ये जीएसटी रेजिम आया तो 28% कर दिया। उसके पहले सर्विस टैक्स होता था 15% होता था। हाँ. तो सडनली 13% का इजाफा हो गया था। अब वो कौन संभालता? क्या कंज्यूमर को हम महंगा कर देते, क्योंकि पूरी लड़ाई तो उसके लिए अफोर्डेबल करने की थी। तो क्या जिम का नुकसान कर देते? वो तो ऑलरेडी सफर कर रहा था, करेक्ट, क्योंकि उसके पास यूटिलाइजेशन नहीं आ रहे थे उसके पास। तो हाँ, तो ये भी सफर कर रहा था, ये भी सफर कर रहा था। तो क्या हम बेयर कर लेते? हम तो अभी नया नवेला बिजनेस थे, तो कौन करता? तो वो प्रॉब्लम हमें उनके साथ मिलके सॉल्व करनी पड़ी। सबने मिलके, हमने सरकार के साथ पहल की, 28 से 18 कराया, और उसमें भी 6-7 महीने लगे। कोविड में 2019 में हम बहुत बढ़िया कर रहे थे। 18 जीएसटी से निकले, 19 में एकदम बहुत बढ़िया हो रहा था। नवंबर 19 में कोविड की बातें शुरू हुई, मार्च 20 में आप लॉकडाउन में आ गए।
लॉकडाउन में आगे तो जिम्स वर द फर्स्ट टू शट डाउन। करेक्ट। उस समय उन सबको हमने मदद की। किसी को नहीं पता था लॉकडाउन कब खुलेगा। हम लॉकडाउन रहे नवंबर 21 तक, 21 महीने लॉकडाउन थे हम, मैंने जीरो रेवेन्यू, और खुलते खुलते हमें लगभग मार्च 22 हो गया, मैंने 2 वित्तीय वर्ष जीरो थे हम। उस समय हमें जिम्स को बहुत सपोर्ट करना पड़ा। तो वो ट्रस्ट का फल है आज कि हम एक इंडस्ट्री चैंपियन हैं, और हम अपनी बात जब बोलते हैं तो हमारी बात नहीं है, ये हज़ारों जिम्स, फिटनेस ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे मोर देन 6 मिलियन फिटस्टर्स जो कम्युनिटी है, उन सब की बात हम रख रहे हैं। जो लर्निंग हमें आई कि फिटनेस ना स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा कंपोनेंट है मेंटल वेलबींग का। WHO ने बताया कि क्रॉनिक इनएक्टिविटी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ बर्नआउट। हमारे कॉर्पोरेट इंडिया को प्लेग कर रहा है बर्नआउट। Oh, we are watching and reading it every day in the news. एंड लोग बात कर रहे हैं मेंटल वेलबींग की, बट मेंटल वेलबींग का हेल्दी बॉडी होस्ट अ हेल्दी माइंड, अ हेल्दी माइंड इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी। ये दोनों, ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, वन वे और ऑलरेडी नहीं है ये। तो आपको एक्टिव होना ज़रूरी है, साथ में केवल एक्टिविटी से नहीं होता है, यू हैव टू ईट राइट। तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में एक लौती मेंबरशिप हमारी है फिटपास की, जो आपको एक्सेस भी देती है टू नेटवर्क ऑफ जिम्स, टू होम वर्कआउट्स, टू AI कोचिंग प्लस न्यूट्रिशनिस्ट्स, प्लस क्योंकि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन को हैंड इन हैंड जान। एंड बाई चांस आप बीमार हो गए तो हम वो भी अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्ट्स, चाहे उसमें GPs हो, ऑर्थोपीडिक्स हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ चेकअप्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सब हम एक मेंबरशिप में देते हैं। तो एवरीथिंग यू नीड टू बी वेल, फिट वेल एक जगह आया, क्योंकि हम ये समझ गए इन दिस 10-year जर्नी कि एक कंज्यूमर के लिए ऑल दिस डेटा नीड्स टू मेक सेंस एट वन प्लेस। वो अलग अलग नहीं कर सकता है कि जिम अलग करे, न्यूट्रिशन के लिए अलग ऐप रखे, डॉक्टर से बात करने के लिए अलग रिकॉर्ड रखवाए। ये जब साथ आता है तब इंटेलिजेंट बनते हैं कंज्यूमर भी, आप भी, आपका इंटरवेंशन भी, एंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आप लास्ट में यही चाहते हैं कि इंडिया बिकम्स फिट, then somebody needs to bring it all together, and that is what we are doing. Because we've seen these happen individually, and wo apps that even I got irritated after a certain point of time. Managing my calories in one app, going into my fitness goals in one app, going into my consultation in one app. It was exhausting. ये जो इंट्यूशन है, ये हमें अपने एक्सपीरियंस और इतने लोगों के थ्रू आई, और अब यही इंट्यूशन और एक्सपीरियंस हम बार बार भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक एज एन इंडस्ट्री लीडर हम नहीं बोलेंगे तो शायद कोई नहीं बोलेगा। Price is the biggest barrier. That is what we are fighting for. You've said that time and again. तो ये GST कट आते से ही सबसे पहला बेनिफिशियरी कौन होगा? Let's talk about that. Let's get them on board. और लोगों को जोड़ते हैं इस मिशन से कि आप 5 स्टार हो। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो भारत माता होंगी, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, कुछ उन्हीं के बच्चे हैं जो फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हर आदमी यही चाहता है, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बट एक चीज़ ये भी समझना है कि ये ना ग्रास रूट लेवल तक इम्पैक्ट है। हम चाहते हैं, बार बार सवाल पूछा जाता है कि 1.4 बिलियन लोगों का देश ओलंपिक गोल्ड नहीं लाता है, गोल्ड क्वेस्ट है हमारा, राइट? तो स्पोर्ट्स एकेडमी, फिटनेस सेंटर्स पर तो 18% GST है। अब चाहे मैं 1 मिनट, स्पोर्ट्स एकेडमी पे भी? हाँ, फिटनेस स्पोर्ट्स, जब मैं फिटनेस मेंबरशिप बोलता हूँ जी, तो फिटनेस मेंबरशिप में आपके जिम मेंबरशिप्स हैं, योगा सेंटर्स हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग है, सब कुछ। तो सब पर 18% GST है। चाहे आप अर्बन सेंटर में खोलिए, चाहे आप गांव में खोलिए, टैक्स रूरल एरिया में भी कोई? अच्छा, हाँ, स्ट्रक्चर तो वही है, क्योंकि आप एक ही उसी इंडस्ट्री के अंदर है। ओह माय गॉड। तो आप चाहे मैं एंड जितने भी हमारे एथलीट्स होते हैं टिपिकली वो छोटे शहरों से ही आ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो ये महंगाई एक प्रॉब्लम है। तो जब आप स्ट्रक्चरली इसको, एक इंडस्ट्री को आप इसको लाएंगे अंडर 0% GST या 5%, तो ये तो सबके लिए अफोर्डेबल बन रहा है। एंड हमारी महिलाएं, इतनी सारी महिलाएं जो Tier 2, Tier 3, Tier 4 में है, उनके लिए होम वर्कआउट, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, उनका भी तो राइट है टू बी हेल्दी। और उनके लिए मुश्किल, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहाँ पे बाहर, तो उनको तो घर पे चाहिए सुविधा। तो वो कैसे मुहिम होगी उनको? अगर आप इसको अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, तो इंक्लूसिव अगर होना है सरकार को, तो ये बहुत एसेंशियल है कि GST को प्रिवेंटिव हेल्थ में फिटनेस मेंबरशिप्स को 18 से 0% ले आए, जैसे कि हेल्थ क्यूरेटिव हेल्थ है। और अगर वो नहीं करना चाहते हैं, वो किसी भी कारणवश वो नहीं सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, अक्षय वर्मा को,
तो कम से कम जितना अनहेल्दी होने के लिए है जंक फूड पे 5% उतना ही कर दीजिए। ये हमारा सेटलमेंट वाला वो है 5% में, हमारा मन नहीं है पर सेटलमेंट पे 0 बाय द एंड ऑफ दिस इवन आई वांटेड 0। बेबी स्टेप से गुजारिश है कि अगर आपको नहीं लगता कि 0 करना है आपका किसी कारणवश, एंड आई वुड बी सरप्राइज कि नहीं करें, करना चाहिए। No, this is a very valid point, Akshay, जो आप अभी बात कर रहे हैं, because I have spoken to so many athletes, you know, and every time somebody goes and wins a medal and comes back, वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि मैंने इतनी मुश्किलों से, मुझे सेंटर नहीं मिला ट्रेनिंग करी, न्यूट्रिशन नहीं मिला, पैसे लगते हैं, पैसे नहीं थे अच्छे खाने के, किसी ने मांगे या पड़ोसियों ने दिए, कहीं से आए, एंड नाउ दिस सॉल्व्स सो मच ऑफ प्रॉब्लम अगर हम एक्सेसिबल कर दें, you know, because अगर अपनी ट्रेनिंग के लिए ही कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स मेंबरशिप, सो देन ऑफ कोर्स वो तो आप एथलेटिक लेवल पे छोड़ो, बचपन से ही कोई नहीं जाएगा फिर आगे, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली अफेयर फॉर पेरेंट्स आल्सो टू सेंड देयर चिल्ड्रन। करेक्ट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे नेशनल मिशन एफिट इंडिया, खेलो इंडिया, ईट राइट इंडिया, एंटी ओबेसिटी, ये प्रॉब्लम्स पीएमओ को दिख रही है, प्रधानमंत्री जी को दिख रही है, लाल किले से बोल रहे हैं वो। तो अब तो जीएसटी काउंसिल के पास स्वर्ण अवसर है दिवाली के पहले कि उनकी बात सुन ले, हमारी बात सुन ले और इसको फिक्स कर दें। अच्छा, मैं क्विकली आपसे ना कुछ रैपिड फायर करने वाली हूँ, हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है जो आपके ऊपरी ऊपरी सतह पे मन पे सबसे ज्यादा डोल रहा है या फ्लोट कर रहा है। तो कौन सी एक लाइन होगी जो आप बोलोगे हर हिंदुस्तानी को जीएसटी और फिटनेस से जुड़ी हुई हो, जो याद रखनी चाहिए? फिटनेस मेरा हक है, जीएसटी शुड बी 0। मैं तो कल गाड़ी के पीछे लिखवा रही हूँ, बाकी सब छोड़ो, सारे ऑटो के पीछे लिखा था ना, ये ऑटो महिला का सम्मान करता है, मैं ऐसा कराने वाली हूँ, देख लेना। मतलब उसके आगे लिख देना चाहिए, हम फिट तो इंडिया फिट, जय हिंद। नाइस, आई लाइक इट। लग्जरी और नेसेसिटी, व्हाट इज फिटनेस इन 2025 इंडिया आपके हिसाब से? नेसेसिटी, लग्जरी तो एक गलत क्लासिफिकेशन हो गया है जीएसटी काउंसिल से, तो ये एकदम रोजमर्रे की चीज है, बेसिक राइट है, राइट टू लिव का पार्ट है, तो इट इज़ अ नेसेसिटी जिसको गलती से जीएसटी काउंसिल ने 2018 में लग्जरी और वैनिटी में डाल दिया, उस गलती को रेक्टिफाई करना है अब। देखो, हमें ये तो पता चल गया पिछले इतने 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में अक्षय, एंड इतने सालों में जो आपने मुहिम चला रखी है, कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट गेटिंग जीएसटी 0 ऑन द फिटनेस मेंबरशिप्स, राइट? बट कल को अगर आपको एक और पॉलिसी बदलनी हो, तो कौन सी है जो आप दिल में कहीं दबा के बैठे हो कि ये भी बदल डालूंगा, एक बार फिटनेस पे 0 करा दूं? हमारा पैशन ये नहीं है कि जीएसटी 0 करा दें, हमारा पैशन ये है कि फिटनेस को अफोर्डेबल बना दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट हो जाए एंड बीमार ना हो। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, सच में मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाए, जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस को मिला हुआ है, डायग्नोस्टिक्स को है, दवाइयों को है, उस तरह प्रिवेंशन को भी दे दीजिए। आप प्रिवेंशन और क्योर को साथ कर दीजिए हर स्टैट्यूट में, हर पॉलिसी में। जिस तरह हेल्थ बहुत ही वेल डिफाइंड इंडस्ट्री और पॉलिसी नैरेटिव है, बट वो क्योरेटिव है केवल, उसमें प्रिवेंटिव जोड़ दीजिए। वो भारत के लिए आने वाली हर पीढ़ी के लिए विक्ट्री है कि जब आप प्रिवेंशन को उतना ही दर्जा देते हैं जितना कि बीमारी के बाद। आप देश को मजबूर होने के लिए वेट मत करिए, उसको बीमार होने का वेट मत करिए, उसको बचा लीजिए और उसको प्रोडक्टिव रखिए। So that's again a very very pet peeve with you. I think Yes. this is what you will be also simultaneously लेके चल रहे हो वैसे तो आप, I think. But next अगर GST 0 हो गया तो इसके ऊपर ध्यान रहेगा अब आपका। 100%. Next focus is that. एकदम। Super. Thank you so much, Akshay. I think you know it comes truly like as a fitness enthusiast that I have learned so much. जो मुझे लगता है कि मेरा हक है, जो मुझे मांगना चाहिए सरकार से, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिटीजन, अ ड्यूटीफुल सिटीजन, अ राइटफुल फंडामेंटली लॉ ओबेइंग सिटीजन, आई थिंक मुझे अब समझ में आया कि एक चीज और है जो मैं मांग सकती हूँ इन मेकिंग माई सेल्फ फिटर फॉर माई फैमिली एंड माई कंट्री. Yes. And I totally believe it's not just for myself and looking healthy. I think it's for the country. You've made me believe in that. Thank you so much. This has been a truly insightful session. And thank you once again for Game Changers and talking to us on the podcast. Well, thank you very much for having me. It has been a delightful conversation for me too. तो लाल किले से पीएम साहब और रेड एफएम गेम चेंजर्स से अक्षय वर्मा. I think this is what we are aiming at. Fingers crossed. We should hit a 0%. But if not 0, 5% से हम अभी के लिए काम चला लेंगे. Though I believe that हम अगले 1 साल में और बैठेंगे और 0% 100%. 100%.